नेता बनना हमें लगता है बहुत आसान काम है। मेरा मानना है कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल प्रोफेशन नेतागिरी करना है, सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, हम जब तक पॉलिटिक्स में नहीं जाते हमको लगता है कि मजाक चल रहा है, सब क्या है, ऐसे ही हैं तो लूट जाते हैं, लूटते हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, ये हैं वो हैं। कहना बड़ा आसान होता है। एक बार इलेक्शन लड़के देखिए तब समझ में आता है कि इलेक्शन क्या है, पॉलिटिक्स क्या है। मुझे आज से 7-8 साल पहले कई दोस्तों ने कहा कि तुम पॉलिटिक्स में चले जाओ, तो मेरा पहले मन था पॉलिटिक्स में जाने का। जब मैं कॉलेज में आया ही था तब तो एक ही मन था कि पॉलिटिक्स में ही जाना है। धीरे धीरे मुझे लगा नहीं, उतना अच्छा नहीं है, उससे अच्छा पढ़ना पढ़ाना ज़्यादा अच्छा है। पर मैंने एक प्रयोग करके देखा, जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले का इलेक्शन लड़के मैं वहाँ का अध्यक्ष बन गया। एक ही दिन में इलेक्शन प्रचार की, लोग मुझे सम्मान करते थे, सब जितवा दिया। उनको भी लगा कि फ्री में कार्यकर्ता मिल रहा है तो ठीक है, करवा लेते हैं काम। तो फिर मैंने 1.5 साल काम भी किया और मैंने 1.5 साल में समझ लिया कि बहुत ही टेढ़ी खीर है। लोगों की वैध अवैध उम्मीदें जो कभी खत्म होती ही नहीं, उन सबको पूरा करने की नैतिक जिम्मेदारी। वेतन आपको मिलना है नहीं वहां से, मतलब जिस पद पर मैं था कम से कम वहां तो वेतन भी नहीं मिलता है। ऊपर से आप कितने भी ईमानदार हों, कीचड़ उछलना ही उछलना है। आप अपनी जेब से पैसा खर्च करके कुछ बनवा देंगे तो भी क्या कहा जाएगा, जरूर कहीं से कमीशन मिल रहा होगा। इतनी गालियां, इतनी आलोचनाएं। इसीलिए कहते हैं कि स्टील की नर्व्स हों तो ही पॉलिटिक्स में आना चाहिए। चमड़ी बहुत मोटी हो, खाल बहुत मोटी हो तो ही पॉलिटिक्स में आना चाहिए, वरना नहीं आना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है। मैं तो कल्पना करता हूं कि अगर कभी राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल अखबार पढ़ लें या सोशल मीडिया पर चले जाएं और देख लें कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उनके बारे में क्या क्या चल रहा है, या व्हाट्सएप देख लें एक दिन, मतलब किसी बीजेपी वाले का व्हाट्सएप किसी दिन राहुल गांधी के हाथ में पड़ जाए एक दिन के लिए, और उसमें देखें कि उनको कहाँ कहाँ से क्लिप काट काट के कैसे जोकर साबित किया हुआ है, कितना सदमा होता होगा। हमें तो 4 लोग बुरा बोलते हैं, नींद नहीं आती रात को। आपको पता लगे कि 150 करोड़ की आबादी में से आधी आपके बारे में ऐसा बोल रही है तो उसके बाद कहाँ सो पाएंगे, क्या नींद आएगी आपको। बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरे मन में तो नेताओं को लेकर अगाध श्रद्धा है, अगाध सम्मान है कि जितना ये झेलते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं झेलता है। पूरी दुनिया जो आती है मजाक बना के चली जाती है, जिसका मन करता है वीडियो बना देता है इनके बारे में। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है कि जो आएगा थूक देगा, जो आएगा एक लगा के चला जाएगा। इतना झेलना कोई मजाक थोड़ा ना होता है। इसके लिए चाहिए कि ऐसा व्यक्तित्व कि आप अपनी भावनाओं पर इतना कंट्रोल करना जानते हो कि आपको क्लियर रहे कि मुझे इन भावनाओं में बहना नहीं है, बल्कि अपना उद्देश्य ध्यान रखना है। ये सब तो लगा रहेगा। और जब आप लोक जीवन में है तो निंदाएं तो होती हैं, आलोचनाएं होती हैं, झेलनी पड़ेंगी, आदत डालनी पड़ेगी। और या फिर हम तुलसीदास जी की तरह इस बात पर सीधे आ जाएं, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, कि हानि होगी या लाभ होगा, जिएंगे या मरेंगे, यश होगा या अपयश होगा, ये नियति के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। तो अपयश हो रहा है तो हो रहा है, कभी यश भी हो जाएगा, ऐसा क्या है। पर ये कहना बड़ा आसान है, इसको जीना बहुत मुश्किल है। कहना तो बहुत आसान है, मैंने कहा, आपने सुना, तालियां बज गई, मजा आ गया। पर जब अपयश होता है ना, तब ये याद नहीं आता है। उस समय तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, बीपी बढ़ने लगता है, बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है, नींद नहीं आती है, और पता नहीं क्या क्या होता है। राम की स्थिति सोच के देखिए। बाबू, मैं बार बार राम का जिक्र कर रहा हूं पटेल जी को समझाने के लिए। राम वन के अंदर हैं और सीता जी ने कहा कि मुझे हिरण चाहिए, मैंने स्वर्णिक हिरण देखा है। वो उस समय शायद नहीं समझ पाए कि ये एक जाल है। वो लक्ष्मण जा रहे हैं, लक्ष्मण ने रेखा खींची है, पर जैसा कि नियति है उसमें उनका अपहरण हो जाता है। रावण आके अपहरण करता है और राम वापस आए हैं। तुलसीदास जी के यहाँ राम अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं। देखिए, ये जो भगवान राम है, भगवान
प्रश्न है, ये एक जैसे नहीं है। वाल्मीकि के यहाँ इनका व्यक्तित्व अलग है, भवभूति के यहाँ अलग है, तुलसीदास जी के यहाँ अलग है, निराला के यहाँ अलग है, क्योंकि कवि अपने समय के हिसाब से अपने आराध्य के व्यक्तित्व को भी बदलता है और अच्छा बनाता है। तुलसीदास जी के राम अपनी पत्नी से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, मतलब इतना मजबूत व्यक्ति जो पिता के कहने पर बिना एक सेकंड लगाए सत्ता छोड़ दे और उसकी आंख में आंसू तक ना आए। कोई आंसू नहीं है, कुछ नहीं है, 2 कौड़ी की चीजें छोड़ दी, उसमें ऐसा क्या है। पर वन में अकेले हैं, केवल एक भाई के साथ, ना सेना है, ना हाथी है, ना घोड़े हैं, ना कुछ है, और पत्नी का अपहरण हो गया है। अभी राम को ये पता भी नहीं कि क्या हुआ है, वो तो देख रहे हैं कि सीता मिल नहीं रही है। इतना भावुक आपने राम को शायद न देखा हो। बांग्ला भाषा में एक रामायण है, कृतिवास रामायण, उसमें राम बहुत भावुक हैं, आंसू के साथ रोते हैं उसमें, वो कई बार रोए हैं। पर हिंदी के समाज में जो राम है उनकी छवि रोने वाली नहीं है, उसमें वो रोते नहीं है, मजबूत रहते हैं। लेकिन रामचरितमानस में भी एक बार उनकी आंखें भर आई हैं इस मौके पर। इतने परेशान हैं, कोई मिल नहीं रहा, किससे पूछें जंगल में, और अंत में पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे पक्षी, हे हिरण, हे मधुकरों की पंक्ति, हे भंवरों की पंक्ति, तुम देखी सीता मृग नयनी, क्या तुमने देखा है सीता को जिसकी आंखें मृग जैसी हैं? ये भगवान राम हैं। इतना मजबूत व्यक्ति जो सत्ता जाने पर एक सेकंड को हिल तक नहीं रहा है, जिसको सत्ता का लोभ है ही नहीं, जब उसकी पत्नी उसको नहीं मिल रही है तो भावनाओं में बहकर पक्षियों से, हिरणों से, भंवरों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है? और फिर थोड़ी देर बाद पता लगता है जटायु से कि दुनिया के सबसे ताकतवर राजा ने उसका अपहरण किया है। वो राजा जिसको भगवान शिव का वरदान हासिल है, वो राजा जिसका बेटा मेघनाद इंद्र को हरा चुका है, उस राजा ने इनकी पत्नी का अपहरण किया है। और ये जंगल में है, वनवास के नियम के तहत अयोध्या की सेना को भी नहीं बुला सकते हैं। उस राजा से समुद्र पार करके लड़ना है, बिना सेना के लड़ना है, और नहीं लड़ेंगे तो सीता की मुक्ति कैसे होगी। 1908 में आ जाइए। पटेल का विवाह थोड़ा जल्दी उम्र में हुआ, जैसा कि उस दौर में होता था, सबका ही होता था, तो उनका भी हो गया था। बहुत जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, सम्मान भी करते थे। उनकी पत्नी को तबीयत खराब हुई, कुछ इन्फेक्शन हुआ, मुंबई लेके गए 1908 में। कामा अस्पताल वहाँ का अच्छा बड़ा अस्पताल था, वहाँ उनका एडमिशन हुआ। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन दवाइयाँ देंगे, ठीक हो जाएंगी तो सर्जरी करनी पड़ सकती है, लेकिन कुछ दिन दवाइयों पे चलेगा। दवाइयाँ होने लगी, कुछ ठीक होने लगी। इतने में आनंद से एक जानकारी आई कि उनका एक परिचित, उसके ऊपर सरकार ने हत्या का मुकदमा लगा दिया है। और उसने कहा कि आप, क्योंकि पटेल इंग्लैंड से पढ़ के आए बैरिस्टर थे, कोई मजाक तो था नहीं, उनकी तूती बोलती थी अपनी वकालत में। मित्र ने कहा कि आप आएंगे तो बच पाऊंगा, वरना तो इस सरकार का इरादा कुछ सही लग नहीं रहा है। तो पत्नी को ठीक स्थिति में देखकर ये कहे कि मैं 2-4 दिन में छुड़ा के आता हूं। आनंद आ गए वापस। संयोग से उसके 2 दिन के बाद डॉक्टर्स ने पाया कि आज स्थितियां ठीक हैं, सारे जो पैरामीटर से ठीक हैं, आज ही सर्जरी करना ठीक रहेगा। तो सर्जरी कर दी, उनकी एब्सेंस में कर दी, और शाम को तार भेजा कि ऑपरेशन हो गया है, आपकी पत्नी ठीक है। तो इनको भी सुकून था। अगले दिन भी कोर्ट में तारीख लगी हुई थी उस मुवक्किल को बचाने की। अगले दिन ये अदालत में केस लड़ रहे हैं, अपने मुवक्किल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ठीक उस समय उनकी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ी
और देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। 33-34 की उम्र थी उस समय सरदार पटेल की, उतनी सी उम्र में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वहां से तार हुआ, तार पहुंचा और ये अदालत में केस लड़ ही रहे हैं और एक परिचित ने आके उनके हाथ में तार थमा दिया और उस समय वो अपने दोस्त को बचाने के लिए दूसरे पक्ष के गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तार पढ़ा, तार में लिखा है कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। लगभग वही स्थिति है। ऐसे में कौन काम करना चाहेगा? कोई भी ये चाहेगा कि फिलहाल मैं यहां से जाऊं, दुख अपना कम करूं, परिवार के साथ बैठूं। और उनके दिल में एक ही बात आ रही है कि मेरा निजी दुख तो अपनी जगह है, लेकिन अगर मैं इस बिंदु पे हट गया तो वो तो चली गई, ऐसा ना हो कि ये भी चला जाए। और 1-2 मिनट का अंतराल, मन ही मन में अपने आप से बातचीत, तार को मोड़ के जेब में रखा, जिरह की, दोस्त को बचाया और कार्यवाही खत्म होने के बाद दोस्त ने पूछा क्या तार आया था, और तब पहली बार किसी को पता लगा कि इतनी बड़ी बात हो गई है। यूं मुझे लगता है कि पत्नी की मृत्यु पर इतना कोई कैसे निष्ठुर हो सकता है, लेकिन जब बड़ा उद्देश्य सामने हो तो हमें शायद ये हक भी नहीं होता कि हम निजी दुखों को किसी दूसरे के भावी संकट की तुलना में तरजीह दें, ज़्यादा महत्व दें। जिसमें अपनी भावनाओं पर इतना नियंत्रण करने की सामर्थ्य होती है, सच्चा नेता वही होता है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत ताकत चाहिए ऐसा होने के लिए। अब ऐसे व्यक्तित्व से जुड़ा व्यक्ति जब स्वाधीनता संग्राम में उतरेगा तो सीधी सी बात है वो छोटे कद का तो नहीं ही होगा। जो इंग्लैंड से पढ़ के आया हो, जिसको सिगार पीना भी आता हो और जिसको शाम के समय अंग्रेज़ों की संगत में होकर कोट पैंट पहन के सिगार पीने और अंग्रेज़ी बोलने का लहजा भी आता हो, और उसी को अगली सुबह बारडोली के किसानों के साथ आप बैठे हुए देखें, बैलगाड़ी में धोती पहने हुए, एकदम गांव के आदमी की तरह, तो आपको समझ में आता है कि एक व्यक्ति के कितने रूप, कितने चेहरे हो सकते हैं। जो सिगरेट पीने का आदी हो किंतु जेल में जाए और जेल का जेलर, अंग्रेज जेलर कहे कि मैं आपके लिए सिगरेट की व्यवस्था कर दूंगा, और वो कहे आपसे सिगरेट लेने से बेहतर है आज के बाद ना ही पीऊं और जिंदगी भर ना पिए उसके बाद। मतलब वो बड़ी बातें तो दुनिया जानती है, लेकिन जो बातें किसी के किरदार को बनाती हैं, असली बातें तो वो हैं। और 1947 में वो घड़ी आती है जो भारत के आज तक के इतिहास का सबसे मुश्किल समय है। 1947 में हम आज़ाद हुए, वो तो ठीक है आज़ाद हुए, पर आज़ाद होना घटना नहीं है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है जो कई साल चलता है। और वो कई साल यूं ही नहीं निकलते हैं, उसको निकालने के लिए बहुत लोगों को बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अंग्रेज 1942-43 से ही भड़काने में लगे हैं कि रियासतों के राजाओं की मर्जी है कि भारत का हिस्सा बनना चाहें, पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहें या आज़ाद रहना चाहें। और जो भारत आज आप देख रहे हैं वो भारत ऐसा नहीं था। ये सूरत भी आज़ाद ना होता अगर पटेल ना होते तो। ये सूरत, इसी सूरत की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये जगह सूरत ज़िले में आती है नहीं, पर मैं सूरत की बात कर रहा हूँ।